वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज हम जो इस चैनल पे बात करने जा रहे हैं, ये हम स्वीडन के रिगार्डिंग बात होगी कि अगर आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपना स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। हम आज उस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बिना जो हमारी डिस्कशन होगी वो डॉक्यूमेंट्स की रिगार्डिंग होगी। आज आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे इकट्ठे करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या आपको प्रॉपर जब आपने फ़ाइल के लिए अप्लाई करना है, हमने उसके पोर्टल के ऊपर अपने फ़ाइल की डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स की उस टाइम पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सो जो हमारी डिस्कशन है आज इस टॉपिक को लेकर है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इसका पोर्टल है वो है migrationworket.SC। जो स्वीडन की एम्बेसी का पोर्टल है, आपको उसे माइग्रेशन वर्कर पे जाना पड़ेगा। MIGRATIONWORKET। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्वीडिश की जो माइग्रेशन एजेंसी है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, जो स्वीडन की माइग्रेशन एजेंसी, इसी के ऊपर ही हम सभी एप्लीकेशंस इसी पोर्टल पे अप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आप किसी स्टडी वीज़ा को एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपको जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करना है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, या आप अपने फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसी ही एप्लीकेशन पे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक करेंगे migrationworket.SC पे। आपको ये सब जो होगा वो स्वीडिश एप्लीकेशन में शो होगा, तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं अप्लाई फॉर, माई पेज, बुक अपॉइंटमेंट, स्वीडन लीव करना, टाइम टू डिसाइड, या एक्सटेंड वर्क परमिट या एक्सटेंड परमिट। तो आपको अप्लाई फॉर पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस ओपन हो रही हैं। आप वर्क परमिट अप्लाई करना, स्टडी परमिट अप्लाई करना है, किसी को स्वीडन मूव करवाने की परमिशन दिलवानी है, या परमिशन टू विजिट स्वीडन, या फिर आप EU सिटीजन्स हैं उनके लिए कोई परमिशन चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना है आपको, उसके लिए अप्लाई करना है, स्वीडिश सिटीजनशिप अप्लाई करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स, ये सभी एप्लीकेशंस आप यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें परमिशन टू स्टडी के लिए अप्लाई करना है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप परमिशन टू स्टडी के लिए क्लिक करते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं। आप रेजिडेंस परमिट हाई एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप उसे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इसे रेजिडेंस परमिट फॉर द हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगी। अगर आप हायर स्टडी के लिए स्वीडन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या होना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप यूरोपियन सिटीज़न नहीं है, डेफिनेटली आप बाहर से हैं, तो आपको आपका पासपोर्ट सबसे पहले वैसे ही चाहिए। पासपोर्ट दोनों केसेस में चाहिए आपको। पासपोर्ट की स्कैन, फ्रंट और बैक स्कैन कॉपी चाहिए, और आपको वीज़ा भी होना चाहिए यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो सबसे पहली जो ऑप्शन होगी वो है आपका पासपोर्ट फ्रंट और बैक स्कैन चाहिए, जो कि प्रॉपर स्कैन होना चाहिए। ये ना हो कि उसकी कॉपी जो है वो आपको साफ क्लियर उसकी स्कैनिंग ना हो। सेकंड है, ये ऑप्शन सब हम देख रहे हैं, अप्लाई फॉर अ फर्स्ट रेजिडेंस परमिट फॉर अ हायर एजुकेशन। तो आपके पास ऑप्शन है इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी एट फर्स्ट लेवल और एडवांस लेवल एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन द स्वीडन। आप डॉक्टर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो हम यहाँ पे हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इफ़ यू फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट फॉर द स्टडी एट द बेसिक और एडवांस लेवल, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द रेजिडेंस परमिट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखिए उसमें वो बता रहे हैं कि आपको पासपोर्ट की आपकी कॉपी चाहिए, यानी कि जो आपका पासपोर्ट है वो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी प्रॉपर होनी चाहिए। एटलीस्ट उसकी जो वैलिडिटी है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो जितने टाइम की आपकी स्टडी है उतनी वैलिडिटी तो रखो। अगर 1 ईयर की है तो 1 ईयर की वैलिडिटी एटलीस्ट होनी चाहिए, कम से कम भी। अगर 2 साल की स्टडी है, नहीं तो आपको यहाँ पर आकर अपना जब पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो एटलीस्ट आप उसकी 1 ईयर की जो स्टडी है वो ज़रूर 1 ईयर की जो उसकी वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की मिनिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपको एडमिशन नोटिस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर ऑफ द हायर एजुकेशन।
आपको स्वीडन की तरफ से एडमिशन लेटर जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, ऑफ़र लेटर, यानी कि स्वीडन की यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर आपके पास होना चाहिए और उसकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो पेड होनी चाहिए। जो आपकी यानी कि ऑफ़र लेटर है वो कंडीशनल नहीं, वो कंफर्म्ड होनी चाहिए। अगर कई बार होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना एक टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर वो टेस्ट उन्होंने आपका करना है तो वो आपका टेस्ट उसमें क्लियर होना चाहिए। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी ऑफ़र लेटर होगी वो कंफर्म्ड होनी चाहिए, ना कि आपकी कंडीशनल ऑफ़र लेटर होगी वो इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। तो 39 यूनिवर्सिटी वैसे हैं स्वीडन में जो कि इंटरनेशनल कोर्सेज करवाती हैं, और बैचलर डिग्री चाहे मास्टर डिग्री आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे है ब्लैक किंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बाद यहाँ पे है Enskilda, Högskolan, Stockholm, the Defense Academy, the School of Gymnastics and the Sports, University of Gothenburg, Stockholm School of Economics। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बोरॉस है आपके पास, यूनिवर्सिटी ऑफ गैवले है, यूनिवर्सिटी ऑफ हाम्स्टेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉवरे है, क्रिस्टियन स्टार यूनिवर्सिटी है, हाई स्कूल वेस्ट है, जॉन शॉपिंग यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, लिन शॉपिंग यूनिवर्सिटी है, कार्लस्टाड यूनिवर्सिटी है, कैर्लोन्स्का इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, आर्ट डिपार्टमेंट है, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके बाद लुन्स यूनिवर्सिटी है, माल्मो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद यहाँ पे रेड क्रॉस कॉलेज है, मेलार्ड और नेक्स्ट है मेलार्डालन यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी आर्ट्स की है, यूनिवर्सिटी स्टॉकहोम है, स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। तो यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, उमेया यूनिवर्सिटी, उपसाला यूनिवर्सिटी यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, सोदेटॉरन यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं 39 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको ऑफ़र लेटर है वो यहाँ से ग्रांट होनी चाहिए। उसके बाद है अगर आपका जो ऑफ़र लेटर है वो यहाँ पे कंफर्म्ड होनी चाहिए। कंडीशनल ऑफ़र लेटर जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपकी नहीं चलेगी ड्यूरिंग जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। यू मस्ट एबल टू शो योर पासपोर्ट का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपका प्रॉपर स्कैन होना चाहिए फ्रंट और बैक, और उसकी जो वैलिडिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, यू मस्ट एडमिटेड टू द फुल टाइम स्टडी एट द हायर एजुकेशन। ये भी हो गया कि आपकी जो एडमिशन है ऑफर लेटर के लिए, यानी कि आपकी ऑफर लेटर कंफर्म्ड होनी चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग आपकी ऑफर लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, आपकी ऑफलाइन कैंपस में स्टडी होनी चाहिए, ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है। फुल टाइम स्टडी होनी चाहिए, पार्ट टाइम स्टडी विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये नहीं है कि आपको ये कोर्स लेंगे 7.5 क्रेडिट का ले लिया या आपने 15 क्रेडिट का कोर्स ले लिया तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप पूरा मास्टर्स 1 ईयर या 2 ईयर्स की मास्टर्स लेते हो दैट कोर्स पे ही आपको वीज़ा ग्रांट होगा, या फिर आप बैचलर डिग्री ले रहे हो तो कोई स्पेसिफिक अगर आप 1 या 2 कोर्सेज़ के लिए वहाँ पे जाते हो तो आपको उस केस में वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। चाहे वो कोर्सेज़ वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही डिस्प्ले हो रहे हैं फिर भी वो आपको शो नहीं करेंगे जो आपके कोर्सेज होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास व्हाट काउंट्स एट द हायर एजुकेशन, आपको जो वहाँ पर लिविंग के एक्सपेंसेस हैं आपको वो भी शो करने पड़ेंगे कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 1 जनवरी 2024 में स्वीडन ने एक लॉ पास किया है जिसमें जो लिविंग एक्सपेंस है वो उन्होंने 10,314 SEK पर मंथ कर दिए। लेकिन इससे जो पहले थे जो आपके पास अमाउंट था यहाँ का बिफोर द 1 जनवरी 2024 से जो पहले थे ये आपको जो पर मंथ के फंड्स थे ये आपको 9,450 पर मंथ के शो करने पड़ते थे स्वीडिश करोनर। अगर आप इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो ये एस्टिमेट पहले जो फंड्स से ये बनते थे 75,000 के एस्टिमेट लेकिन अगर आप इसकी बात करते हो तो ये जो फंड्स बन जाएंगे आपके ये 85,000 टू 90,000 पर मंथ के करीब बनेंगे। और अगर आप इसे अपनी इंडियन करेंसी में चेंज करना चाहते हैं तो अगर आप
एनुअल की बात करते हैं 12 मंथ्स के लिए आपको एटलीस्ट फिर भी 11 से 12 लाख के जो फंड्स होंगे इंडियन करेंसी के, तो आप अपनी जो लिविंग एक्सपेंस है वो शो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बैंक आपकी जो स्टेटमेंट है बैंक की वो 4 मंथ्स पुरानी होनी चाहिए, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट डेट का होना चाहिए। लेकिन सपोज़ आज 19 है, एग्ज़ाम्पल 19, तो आप अपना जो बैंक की स्टेटमेंट है वो 16 या 15 या 18 तक की भी ले सकते हो, लेकिन 18 जुलाई तक की, लेकिन 4 मंथ्स जो है वो पुरानी स्टेटमेंट से अब तक की लेटेस्ट स्टेटमेंट होगी। और इससे पुरानी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट लगा रहे हो, नहीं, 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट इनफ है। लेकिन आपको जो बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट होगा वो लेटेस्ट दिखाना पड़ेगा इस केस में। और जो आपका बैंक अकाउंट है ये 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने पुराना तो होना ही चाहिए फिर भी। तो जो फंड्स हैं, अगर आपके कोई गार्डियंस हैं वो आपके अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करें हैं तो उसके लिए उनका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं तो उनके लिए भी आपका जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट वो उन्हें साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो वो फंड्स आपके ही दिखाए जाएंगे, लेकिन बस साथ में हमें क्या है उनका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो होगा वो साथ में लगाना पड़ेगा। इफ़ यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर सेल्फ विद द बैंक असेट्स, द स्टेटमेंट मस्ट बी इशूड नो अर्लियर देन द 4 मंथ्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिक्वेस्ट पीरियड। सेम उन्होंने यही चीज़ बोली है। एंड इट इज़ सो सैड दैट यू कैन नाउ शो that you can support yourself close to the start of your studies, and so that your documents don't have टाइम टू बिकम टू ओल्ड। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। और ये उस केस में अप्लाई नहीं होता। दिस डजेंट अप्लाई इफ़ यू विल रिसीव ऑन गोइंग इनकम, फॉर एग्जांपल वाया स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो उस केस में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। देन आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो स्कॉलरशिप के लग जाएंगे उस केस में। तो आप अपना स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट एम्बेसी में लगाएंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस केस में पूरी हो जाएगी। अब हम इसके लिए बताते हैं कि आपके कौन कौन से बैंक असेट्स हैं जो वर्क करते हैं। सबसे पहले आपके ऑन बैंक असेट्स। अगर आपकी जो एज है वो 18 से अबव है, दैट केस में तो आप अपने अकाउंट में ही सारे फंड्स दिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो एज है वो अंडर 18 है, उस केस में जो आपके गार्डियंस के अकाउंट में आप अपनी जो लिविंग एक्सपेंस है वो शो कर सकते हैं, तो उनका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ में अटैच हो जाएगा। लेकिन ये उस केस में अगर आपकी एज जो है वो 18 अंडर है। और अगर आपकी 18+ है तो वो आपके अकाउंट में ही सारी पेमेंट, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर फादर पेरेंट्स एनी वन कोई भी शो करता है, तो वो आपका खुद का इनकम होगी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है, इसमें आप एफडी वगैरह कोई भी ऐसा फिक्स डिपॉजिट, या फिर आप कहते हो कि हम इसमें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई शेयर मार्केट के शेयर हमने बाय किए हुए हैं, यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई मनी है जिसको आप निकाल नहीं सकते, जिसको हम फ्रोजन फंड या फिक्स फंड्स कह देते हैं, तो ऐसा कोई भी फंड्स आपका नहीं चलेगा। वी रिक्वायर्ड ओनली द लिक्विड फंड्स ऑफ अमाउंट। हमें यहाँ पर सिर्फ लिक्विड फंड्स दिखाने हैं, कोई हमें ब्लॉक फंड्स नहीं दिखाने जिसको हम अपना विड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई फिक्स अमाउंट हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, चाहे आप वहाँ पे 45,000 की एफडी क्यों ना लगा दो, बट इट नेवर विल बी वर्क। दे रिक्वायर्ड ओनली द लिक्विड फंड्स। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जो ऑप्शन है वो है स्कॉलरशिप की। अब स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप जब हम ऑफर लेटर अप्लाई करता है तो ये आपके एजेंट पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल अप्लाई योर स्कॉलरशिप। अगर आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहे हैं तो अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं उस केस में होता है कि आपके जो फंड्स होते हैं, सपोज़ आपकी ट्यूशन फ़ीस जितनी भी है, देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस बारे में बात किया, लेकिन आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर सुनना, बिकॉज उसमें मैंने स्वीडन के बारे में ओवरऑल डिस्कशन की हुई है कि वहाँ पर क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो स्वीडन में देखिए, अगर आपने स्टडी अप्लाई किया तो वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको 25% टू 100% मिल ही जाती है। अब लेकिन डिपेंड करता है आपका एजेंट उसे अप्लाई करता है या नहीं करता है। तो सेकंड थिंग इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्कॉलरशिप होती है, कुछ एनजीओज होती हैं, कुछ कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटी या फाउंडेशन की तरफ से अप्लाई की जाती है, जिनके कुछ बच्चों के लिए। तो अगर आपका गैप अच्छा ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर चलो गैप है भी है लेकिन आपकी परसेंटेज जो है 70+ है, उसके इसमें तो आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाती है, बीटेक की होती है तो।
और जो स्कॉलरशिप होती है वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो कि आपके नाम से होता है, जिसमें मेंशन किया जाता है कि आपकी जो कितनी फ़ीस वो उसमें पे करेंगे, 25% की स्कॉलरशिप है या 100% की है, 75% का जो स्कॉलरशिप है वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें वो आपका अगर लिविंग एक्सपेंस भी कवर करते हैं तो वो बोल देंगे कि हम इतना इनका लिविंग एक्सपेंस भी कवर करेंगे। तो जितना उसका लिविंग एक्सपेंस आपका बचेगा, सपोज़ करो उन्होंने 75% आपका जो है ट्यूशन फीस का और लिविंग एक्सपेंस उन्होंने कवर कर लिया, तो आपके पास जो उन्होंने पे करना है वो सिर्फ 25% आपको उस केस में अपना अमाउंट जो होगा वो बैंक अकाउंट में शो करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ जो अमाउंट है वो आपका सर्टिफिकेट साथ में अटैच हो जाएगा। और अगर वो दोनों चीज़ें आपकी कवर करते हैं, ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस, तो आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ही दिखाना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड होता है, वो आपके नाम का एक सर्टिफिकेट इशू आता है, हु इज़ द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर, कौन सी एनजीओ प्रोवाइड कर रही है, उसकी आपको एक रिसिप्ट दी जाती है। उसमें इशू होता है कि ये आपकी स्टडी के लिए है, कितने टाइम की स्टडी के लिए ये आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, और इस पे हाउ मच मनी यू विल गेट, इस पर आप कितनी मनी जो होगी आपको मिलेगी, इसमें आपको लिविंग एक्सपेंस भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या ओनली ट्यूशन फीस आपकी होगी, कवर होगी। तो ओवरऑल थिंग्स जो होती हैं आपके उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन होती हैं। हाउ मच ऑफ द स्कॉलरशिप रिलेट्स टू कॉस्ट ऑफ योर लिविंग एक्सपेंस, ये आपके लिविंग एक्सपेंस का कितना शेयर जो होगा वो फुलफिल कर रही है। अगर रेस्ट ऑफ अमाउंट आपका 25% है तो वो अपने बैंक अकाउंट में आप शो कर सकते हैं। सो ये पार्ट है ये स्कॉलरशिप का, बट नो वन एजेंट विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस थिंग्स। सो उसके लिए आप प्लीज़ अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं आप मुझे मैसेज कीजिए अपने, तो कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके रिप्लाई करूँगी, और वीडियो को शेयर भी करना। नेक्स्ट है जो ऑप्शन है स्पॉन्सर। अगर कोई इंस्टीट्यूट या आप जहाँ पे अपनी स्टडी की है, किसी एजुकेशनल सेंटर में जहाँ पे भी की है आपने, यूनिवर्सिटी में की है, अगर आप वहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट है, या कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सपोज आपको वो स्कॉलरशिप नहीं, वो आपको स्पॉन्सर करता है कि अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा कि हम इस बच्चे की सारी ट्यूशन फीस या लिविंग एक्सपेंस हम खुद पे करना चाहते हैं। उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होगा, जो सर्टिफिकेट है वो लगाया जाएगा। और जो ये स्पॉन्सर है ये आपको स्वीडन में होस्ट, यानी कि आपका जो सारा स्टे है वो वही होस्ट करेगा, जो भी आपको इंस्टीट्यूट आपको इस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहा है, स्पॉन्सर दे रहा है। तो सबसे पहले हु इज़ द स्पॉन्सर और गारंटर, ऐसा कौन सा स्पॉन्सर होगा, ये आपका रिलेटिव नहीं हो सकता। वो आपको कितना जो मनी है यू विल गेट एंड व्हेन, कितना आपको मनी मिल रही है और कब मिलेगी। इफ़ यू विल रिसीव द मनी ऑन गोइंग बेसिस देयर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, अगर वो आपको ऑन गोइंग बेसिस देंगे तो ये भी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। व्हेन द पेमेंट्स विल बी मेड, तो आप कब पेमेंट्स अपनी निकाल सकते हैं। हाउ लार्ज द पार्शियल अमाउंट्स विल बी एंड टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, और पार्शियली आप उसे बाय मंथ कितना निकाल सकते हो, पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हो। इफ़ द स्कॉलरशिप रिक्वायर्स एनी फ्रॉम ऑफ द कंसीडरेशन फ्रॉम यू, एग्जाम्पल वर्क और रिसीव सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो स्पॉन्सरशिप है उसके लिए अगर कोई फॉर्म होता है तो वो भी आपको आपके वर्क के रिगार्डिंग, या फिर यू रिसीव अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, आपको कुछ पॉइंट्स रिसीव होते हैं, तो वो सब आपको डॉक्यूमेंट जो भी होगा साथ में अटैच करना पड़ेगा। तो ये आपकी स्पॉन्सरशिप का है, तो स्पॉन्सरशिप का आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट अटैच करना होगा जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है तो इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, आपने जो फंड्स दिखाने हैं, आप जहाँ पे जॉब करते हैं तो उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट जो होंगे वो दिखाने होंगे, जहाँ पे आप अपनी जॉब की है, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ वहाँ पे आपकी क्या ड्यूटी थी, आपके उस सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। इसके लिए अब हम बात करें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उस सर्टिफिकेट के लिए। अगर आप कहीं जॉब करते थे, आपने अपने अकाउंट में फ़ंड्स दिखाए हैं, तो आपके एम्प्लॉयर का सारा नेम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर उस पर सबसे पहले मैंशन होना चाहिए। जो सैलरी है आपकी वो मेंशन होनी चाहिए कि आपकी वहाँ पे इतनी सैलरी थी। ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन आवर्स पर वीक, आपने वहाँ पे कितने % आपकी जॉब थी, पर वीक में कितने घंटे आप काम करते थे, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, आपकी 25% जॉब है, 50% जॉब है, 75% जॉब है, या 100% जॉब है, हाउ मच % ऑफ योर जॉब, तो ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होना चाहिए। व्हेन द एम्प्लॉयमेंट बिगेन, कब आपकी एम्प्लॉयमेंट शुरू हुई है और कब आप वहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं, और अगर अभी काम कर रहे हैं तो वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर ऑल डिटेल आपकी मेंशन हो।
आपकी स्टार्टिंग जॉब से लेके एंड तक, जिसमें स्पेशली ये भी मेंशन होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट कितने % जॉब का, फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब का। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रांट्स एंड स्टूडेंट्स लोन। अगर आपको कोई लोन मिलता है तो उस केस में आपको लोन के बारे में भी कौन से बैंक से वो लोन आपको मिल रहा है उसकी डिटेल होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, कब आप उस लोन को पे करना है, आपको उसका मंथली अमाउंट कितना होगा, स्टूडेंट को वो लिविंग कॉस्ट कितना दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जो लोन सर्टिफिकेट पे वो भी मेंशन होनी चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपको अगर लोन लेना हो, अप्लाई करते हो, तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे हो गए आपके फ़ंड्स के रिगार्डिंग। इसमें फ़ंड्स और ट्यूशन फ़ीस दोनों चीज़ें मैंने मेंशन की हैं। कंप्लीट आपको डिटेल से बता दिया है कि आपने अपने जो स्कॉलरशिप का वे, आपका एम्प्लॉयमेंट का वे, अगर आपको पेरेंट्स आपकी ट्यूशन फ़ीस और लिविंग एक्सपेंस शो करते हैं तो जो भी फ़ंड्स आपने दिखाने हैं उसका क्या क्या प्रोसेस है, आप फंड्स दिखा सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको जो लास्ट डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का चाहिए। देखिए, अगर आप अपना वहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो अगर आपकी स्टडी जो है वो वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा है उस केस में तो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करेगी। देन आपको उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी जो स्टडी है वो बिलो दैन 1 ईयर है, आपकी सपोज़ करो जो स्टडी है वो 11 मंथ की, आप मास्टर्स का प्रोग्राम लेके जाते हो, 1 ईयर का प्रोग्राम है, उस केस में आपको वहाँ पर जो होगा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो हमें खुद अप्लाई करनी होती है। लेकिन अगर आपकी स्टडी होती है 2 ईयर्स की होती है, देन आपकी यूनिवर्सिटी आपका हेल्थ केयर, आपका डेंटल केयर, आपकी हॉस्पिटैलिटी चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी डॉक्टर से रिलेटेड होते हैं वो सारे चार्ज जो होते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी में वो आपके कवर किए जाते हैं। सो ये दोनों चीज़ें हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस साथ में अप्लाई करनी पड़ेगी अगर स्टडी लेस देन 1 ईयर है। अगर आपकी स्टडी मोर देन 1 ईयर है देन उस केस में आपको स्टडी लेनी पड़ेगी। सो insurance must apply for the entire time you will be in Sweden and cover cost for all medical care, hospitalization, emergency dental care। तो ये आपके जो ट्रांसपोर्ट के और मेडिकल रीजंस के कोई भी क्लेम जो हों वो इस इंश्योरेंस में आपके कवर होने चाहिए, जो भी इंश्योरेंस आप वहाँ पे लेंगे। सो आई थिंक होप सो मैंने इसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए आज कि आपको अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करने से पहले पहले कैसे डॉक्यूमेंट्स, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो कैसे आपको उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आपके कम्प्लीटली सेटअप हो जाएं देन हम इसकी फ़ाइल को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, स्वीडन में अभी भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं मास्टर्स प्रोग्राम के जो ओपन है, बैचलर की भी ओपन है। वेल फॉर द सितंबर इनटेक आल्सो रीजेंट दे हैव सम कोर्सेज ओनली दे हैव ओपनड, बट द कंडीशन इज़ दैट लेकिन उनके लिए आई थिंक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है जो अभी कोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटी को लेके कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इकोनॉमिक्स की भी है। लेकिन उसकी जो मास्टर्स का वो कोर्स है, मास्टर इन इंटरनेशनल फॉर द पब्लिक रिलेशंस लाइक, ऐसा कुछ कोर्स है जो ओपन है। तो इस कोर्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है, इसमें एक इंटर्नशिप मिलती है आपको। इंटर्नशिप इसमें 100% है जो कि आपको स्वीडन की एम्बेसी में जॉब करने का मौका देती है। स्वीडन की जहाँ जहाँ पर भी एम्बेसीज हैं तो वहाँ पर आप इसकी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसकी मास्टर्स के लिए अप्लाई करना होगा। जो इसकी बैंड रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फुलफ़िल करनी होगी। इसकी जो बैंड रिक्वायरमेंट है, देखिए जिनकी तो आर्ट्स में स्टडी है, अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स या उनकी विद इन इंग्लिश है दैट केस में तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी जो आर्ट्स की ह्यूमैनिटी की स्टडी है वो हिंदी लैंग्वेज में की हुई है दैट केस में आपको जो अपना 6 नो लेस देन 5.5 का जो होगा वो पूरा करना पड़ेगा स्केल, उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक कोर्स है मास्टर्स इन स्पेशलाइजेशन इंग्लिश, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है आइल्स की वो है 7.5 नो लेस देन 7। तो आपके ओवरऑल जो स्कोर्स हैं वो 7.5 होने चाहिए, लेकिन जो ईच मॉड्यूल है वो लेस देन 7 से कम ना हो। तो इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए जो यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है। लेकिन जो मैंने आपको इससे पहला कोर्स बताया वो भी बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल कोर्स है जिसमें आपको इंटर्नशिप भी मिल रही है और उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है।
फर्दर प्लेसमेंट के लिए, और जो सैलरी पैकेज होता है वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सो वेल आई थिंक आपको जो मेरी आज की वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल लगी है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप फ्यूचर अपना स्वीडन में चाहते हैं या आप यूरोप में आना चाहते हैं, दैट केस में आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इसमें हम आपको पूरी एजुकेशन देंगे कि आप अपनी स्टडी वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हो यूरोप के लिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल भी हो यहाँ स्टडी के लिए या नहीं, या कोई आपका वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं करवा रहा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसका बेल बटन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस ज़रूर मिले। तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई ऑल वीडियोज़।